स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे फाइनल अकाउंट चैप्टर इलस्ट्रेशन नंबर 3 और 4 कल की क्लास में था। 4 में बच्चों को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में इशू आ रहा था, बट मैंने गाइड देके चला के छोड़ा कि आप लोग थोड़ा सा अटेम्प्ट करें। जिन्होंने अटेम्प्ट करा उनका ज्यादा भला, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं करा उनका भला करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर CHAR 4 मैसर्स गुप्ता सन्स आपको मिल रहा है क्वेश्चन, और उसमें लिखा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अंडरलाइन करिएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मांगा है इन्होंने। मिल गया। क्वेश्चन में अगर मैं पढ़ता हूं तो मुझे स्टॉक मिल रहा है, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स तीनों का मिला। मैं तीनों को एक बॉक्स में पैक कर देता हूं। परचेज मिली, फिर रॉ मटेरियल, फिर परचेज मिला और मेरे को रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड्स दोनों का, है ना। ठीक है। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक मिल रहे हैं मुझे, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स तीनों के मिल रहे हैं क्या? चलिए, बहुत अच्छी बात है। परचेज फिनिश गुड्स की भी है, बिल्कुल है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक भी है, ठीक है। ठीक है, चलिए। इस कंसेप्ट को समझने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी, सभी लोग बोर्ड पे। सबसे पहले रॉ मटेरियल एंड कॉस्ट लगती है सारी की सारी। इनसे कौन सी कॉस्ट लगती है बच्चों? फैक्ट्री की। इससे आ जाती है हमारी निकल करके, सॉरी इसको थोड़ा और अच्छे करता हूं। रॉ मटेरियल फैक्ट्री के ओवरहेड्स लगते हैं। फैक्ट्री क्या लगता है? ओवरहेड्स, यानी फैक्ट्री के खर्चे। इससे निकल के जाती है हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। इस फैक्ट्री कॉस्ट को बोलते हैं हम ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इस ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग WIP ऐड कर लो और क्लोजिंग WIP लेस कर दो, तो आ जाती है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स ऐड कर दो और क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स लेस कर दो, तो आ जाती है हमारी फाइनली। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की पूरी कहानी खत्म करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं COGS पर, और COGS से आ जाता है GP, ग्रॉस प्रॉफिट। कुछ समझ में आ रहा है? हल्का सा समझाता हूं। यहां तक फैक्ट्री है पूरी की पूरी। फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लाए, फैक्ट्री खर्चे खर्च कर दी, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। जो पहले से माल पड़ा था वो हटा दिया और जोड़ दिया, और जो बाद में माल पड़ा था वो घटा दिया, तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आ गई। ओवरहेड्स और कॉस्ट में डिफरेंस होता है, सुनना जरा। आपने घर में अपने एक दाल बाटी चूरमे का फंक्शन किया, है ना। आप दाल बाटी चूरमे का माल लेके आए, हलवाई लेके आए, बर्फ लेकर के आए, टेंट का सामान लेके आए, रुपया खर्च हो गया आपका टोटल मिला के 50,000। लेकिन लास्ट में घी के 4 डब्बे बच गए, है ना। 1000 रुपए का एक डब्बा था, तो 4000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे नहीं करोगे, है ना। तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट कितनी आ गई? 46,000। अगर हम बात करें पैसा खर्च हुआ 50,000, 4000 का माल बचने के कारण कॉस्ट कितनी लगी? 50,000 या 46,000? कॉस्ट 46,000 ही है बच्चों। जिमने की कॉस्ट 46 है ना, 4 के बच भी तो गए, है ना। जो बच गए वो माइनस करके हमारे पास नेट में फैक्ट्री कॉस्ट निकल करके आती है। कैसे करेंगे इस पूरी कहानी को? मैं फिर पिछले पेज पे चले जाता हूं। आइए शुरुआत करते हैं। आपको अभी लेना है रॉ मटेरियल और फैक्ट्री खर्चे, बस केवल। आ जाओ। क्वेश्चन में अपने पास ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का 20,350 है क्या? रॉ मटेरियल और का क्लोजिंग कितना है? 35,000 है क्या? है, ठीक है। और रॉ मटेरियल का परचेस कितना है हमारे पास? 80,300, ठीक है। सभी लोग बोर्ड पे। टू रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल माइनस रिटर्न, तो ये नेट रॉ मटेरियल खर्चा हुआ, आ गया हमारा। ओपनिंग स्टॉक हमने कितने का लाए थे? 20,350 का।
हमने परचेज कितने का किया और 80, 300। क्लोजिंग स्टॉक कितने का बच गया रॉ मटेरियल का? 35,000। रॉ मटेरियल कितने का बेच दिया अपन ने? 1250 का बेच दिया। रिटर्न कितने का कर दिया अपन ने? 2250 का। तो बाकी का जो हमारे काम आया वो सारा काम ही तो आ गया। ये समझ में आ रहा है क्या? मैं चाहता तो ये माइनस करने वाले उधर भी लिख सकता हूँ और इधर एक साथ सेट ऑफ करके बढ़िया है। बताइए रॉ मटेरियल की नेट कॉस्ट कितनी है? कैलकुलेटर कैलकुलेट करो अब। बासठ 150, 62150। सही है। और रिटर्न ना बेटा दिया हुआ है, रिटर्न रॉ मटेरियल का। चलिए बस 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 WIP और फिनिश गुड्स को छोड़ दिया है ना। कैरेज इनवर्ड बताओ भैया कितना है? मैंने अभी WIP और फिनिश गुड्स को छोड़ दिया है। कैरेज इनवर्ड 2300। प्रोडक्टिव वेजेस सब सारे खर्चे यही आएंगे फैक्ट्री के 10,000। स्टोर कंज्यूम्ड 8,200। फैक्ट्री के सारे खर्चे आएंगे। फैक्ट्री लाइटिंग 1,000। ऑफिस बिल्डिंग या नहीं आता? वो डेप्रिसिएशन है बाद में आएगा ना। ऑफिस आराम से। फैक्ट्री किधर आ रहा है? फैक्ट्री इंश्योरेंस इधर की नहीं पढ़नी, इधर की पढ़वा। और ऑफिस ऑफिस लाइटिंग या नहीं आएगी। मोटी पावर यही आएगी 1,200। अब ऑफिस लाइटिंग P&L का खर्चा है तो मैं एक काम करता हूं, मैं बहुत नीचे जाकर के ऑफिस लाइटिंग P&L का खर्चा लिख लेता हूं। कितना कितना था P&L का खर्चा? ऑफिस लाइटिंग प्लीज 2500। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग का कितना है? 2,000 यही आएगा फैक्ट्री बिल्डिंग वाला तो। प्लांट एंड मशीनरी 1,000 रुपए क्या? प्लांट एंड मशीनरी है ना भी यहीं पे लिया है इन्होंने 1,000 रुपए। प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री पे आएगी ना काम, इसलिए इसमें स्टार लगा दे भैया। बुक में भी स्टार लगा दो। ऑफिस बिल्डिंग और ऑफिस फर्नीचर 200 800 यहाँ चला जाएगा। ऑफिस है तो सेल्स रिटर्न 1,000 रुपए की। ये तो सेल्स में से माइनस हो गया, अभी सेल्स नहीं कंसीडर कर रहे। सेल्स का काम फिनिश गुड्स पे आएगा अभी। पापा रुक जाओ। कैश इन एंड बैलेंस शीट में जाएगा। कैश इन बैंक, डेटर, क्रेडिटर, फैक्ट्री बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ये सब बैलेंस शीट के आइटम्स आ गए है ना। चलो साइड चेंज कर लेते हैं। ऑफिस बिल्डिंग बैलेंस शीट में जाएगा। डिस्काउंट रिसीट P&L में जाएगा। फैक्ट्री इंश्योरेंस ले लो 2,000 का। रिपेयर्स टू प्लांट यही आएगी 1,000 और 1,500 दोनों यही आएंगे। आ गए। ऑफिस बिल्डिंग 1,300 रिपेयर्स नीचे लिख दूं? ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड P&L का है इसलिए नहीं लिखा, इसको तो छोड़ रहे हैं। एक सेकंड, डिस्काउंट रिसीव्ड 1170 ये भी लिख देता हूं, तो ये रह जाएगा बाद में 1170। ठीक है। रॉ मटेरियल सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस यही आएंगे फैक्ट्री में 2,000 रुपये। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 8,000, 2,400, 8,000, 2,400। सेल्स ऑफ रॉ मटेरियल तो हटा दिया पहले ही। सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स बाद में आएगा। रॉ मटेरियल रिटर्न हट गया। कैपिटल, ड्राइंग, ऑफिस ये दोनों P&L में जाएंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस 10,000 ये आ गया। बैड डेब्ट यही आएंगे 500। लोन बैलेंस शीट का है और BP भी बैलेंस शीट का है। ठीक है, आ जाओ वापस आ जाओ। जगह की बहुत कमी कर दी अपन ने। एक मिनट, मैं ये 500 और 10,000 है ना, इनको यहां से हटा के नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, आ जाओ। बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
बैलेंसिंग, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे ट्रेडिंग में चले जाएगी, इसमें ऐड हो जाएगा WIP सारा का सारा। चलिए साहब WIP पकड़ते हैं, क्या क्या है हमारे पास। एक सेकंड, WIP का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक मिल नहीं रहा। अच्छा इसको नहीं चलिए, WIP ओपनिंग तो ऊपर ही पर होगा, कौन सा 10,000 की, ठीक बाद में था 500 कुछ, 5,000 है, ठीक है 5,000 था। एक मिनट, साइलेंट 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 इधर आओ। यहाँ टोटल लगने से बाद में आएगा, WIP पहले आएगा। टू WIP ओपनिंग एड और माइनस क्लोजिंग, है ना। ओपनिंग स्टॉक WIP का पकड़ो क्वेश्चन की शुरू शुरू में 15,750 और माइनस के 30,000 है क्या, 15,750। अब माइनस के 30,000 है ना, तो अब यहां एक बार सुनो, यहां माइनस भी कर सकते हो तो माइनस में नेगेटिव चला जाएगा, ये उधर भी लिख सकते हो। और ओपनिंग क्लोजिंग शुरू शुरू में छोड़ के नहीं आए थे, 270 है, नहीं की बात 15,270। मैं क्लोजिंग माइनस करना चाहता था पर माइनस कर नहीं सकता क्योंकि 30,000 है वो। अब 30,000 यहाँ माइनस कर दूंगा तो नेगेटिव चला जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 15,270 लिख दिया और क्लोजिंग को मैंने इधर लिख दिया। लिख सकता हूँ क्लोजिंग WIP कितना, 30,000। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर नहीं, अगर इसके नीचे आएगी, है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बैलेंसिंग। अब कैलकुलेटर से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल देंगे अपन, है ना। नहीं है ये समझ में, एक बार सुनो, ये 3 लेस वाले थे ना, रॉ मटेरियल सेल्स रिटर्न, इनको उधर भी लिख सकते हैं, इधर माइनस भी कर सकते हैं। सेम क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ माइनस भी कर सकते हैं, उधर भी लिख सकते हैं। और माइनस करने में नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव लिख नहीं सकता, मैंने उधर लिख दिया। चलिए, है ना। अब कैलकुलेटर से सारे जोड़ लो दमादम दमादम, और वो माइनस करना 30,000 रुपए। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ आपके लिए, है कैलकुलेटर, अंका कैलकुलेटर, नहीं 20,000 का नीचे है, 150 रुपये वाला भाई साहब कैलकुलेटर। क्यों, खरीदा भी था क्या, मैं चीटिंग कर लूँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, तो बहुत मुश्किल है भाई साहब, कैलकुलेटर दीजिए। फॉरमैन की सैलरी 2,400 रुपये लिखना भूल गए हम क्वेश्चन में से, नहीं बस यही बोला है। कहाँ पर है फॉरमैन की सैलरीज, हाँ बिल्कुल, ऊपर ऊपर जब सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ थी उसी में सैलरी ऑफ फॉरमैन थी, और फॉरमैन सुपरवाइजर होता है, फैक्ट्री में रहता है। 2,100 रुपए की एक आइटम यहाँ पे और आएगा, फॉरमैन की सैलरी 82,020। अब ये 82,020 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे वाले सेक्शन में कॉपी हो जाएगा, वहां CD होता है ये, और इधर हो जाएगा BD, है ना। आगे, अब इस BD वाले सेक्शन में अपने पास जगह कम बची है, सुनो, मैं इसकी फोटो खींच लेता हूँ, इसको दोबारा लिख दूंगा, जगह का मैनेजमेंट बहुत गड़बड़ है यहाँ पे। चलिए एक बार रुकिए, अभी आपने WIP खत्म किया, फिनिश गुड्स आएगा,
फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक बताओ कितना है भैया, और क्लोजिंग 20, 150। बाय फिनिश गुड्स क्लोजिंग 50,000, है ना। बाय फिनिश गुड्स सेल टू फिनिश गुड्स परचेज, सेल कितना 98, 750, और ओपनिंग परचेज 20, 200। अब मेरी बात सुनो इधर आओ, हम ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करके क्लोजिंग और सेल को माइनस कर सकते थे, लेकिन इनका अमाउंट 20 और 20 40, और जबकि 50 और 98 बहुत ज्यादा था, नेगेटिव हो जाता, तो फिर मैंने इसको उधर ही छोड़ दिया। 2 GP बैलेंसिंग फिगर, ये हमारा मेन ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में से पता है क्या किया हमने, ओपनिंग स्टॉक, सुनो, WIP और फैक्ट्री को उठा करके मैन्युफैक्चरिंग में डाल दिया। सुनो करा क्या, आज तक क्या करते थे हम, ट्रेडिंग और P&L बनाया करते थे। आज ट्रेडिंग में से दो चीजें, ओपनिंग स्टॉक, सॉरी, फैक्ट्री और WIP के आइटम सारे उठा करके कहा डाल दिया हमने, मैन्युफैक्चरिंग में डाल दिया, फिर उसके बाद बचे हुए को ट्रेडिंग बना दिया है। आ रहा है समझ में हल्का सा। ट्रेडिंग अकाउंट यहां से बनता था तुम्हारा, ओपनिंग स्टॉक परचेज ये बनते थे, तो उसमें से ओपनिंग स्टॉक दो तरह का है भाई, स्टॉक 3 तरह का होता है, इधर रॉ मटेरियल भी होता है, WIP होता है, फिनिश गुड्स भी होता है, समझते हो आप। अगर मैं लकड़ी लेकर के आया तो रॉ मटेरियल है, लकड़ी काट के लिए आया तो WIP है, कटी हुई अधूरी थी, और टेबल बना लिया तो फिनिश गुड्स है। तो मैं लकड़ी भी ला सकता हूँ, लकड़ी कटी हुई भी ला सकता हूँ भाई साहब, लकड़ी रॉ मटेरियल भी ला सकता हूँ, लकड़ी कटी हुई भी ला सकता हूँ, और टेबल भी ला सकता हूँ, तीनों तरह का माल मैं लाता हूँ। तो ये कह रहा है कि जो रॉ मटेरियल और WIP है उसको तो ऊपर डाल दो, और फैक्ट्री सब कुछ ऊपर डाल दो, यहाँ पे केवल फिनिश गुड्स छोड़ना है ट्रेडिंग में, टेबल टेबल ओनली। यही बात समझ, यानी ये गोडाउन गोडाउन बनाया है इन्होंने, फैक्ट्री और स्टोर को अलग कर दिया। समझना, स्टोर में क्या रखते हो आप, रॉ मटेरियल, फैक्ट्री में क्या होता है आपका, अरे इधर आओ, WIP, इन दोनों को उठाकर इनसे क्या बना दिया हमने, मैन्युफैक्चरिंग। फिनिश गुड्स कहाँ रहता है आपका, ट्रेडिंग में। इस तरह से बन रहा है, जिन्हें नहीं समझ में आता फिर समझा देता हूं, इधर आओ। रॉ मटेरियल से WIP होता है, और WIP से फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स बाद में बिक जाता है ना। ये दोनों काम हमारे होते हैं स्टोर में और फैक्ट्री में, ये काम होता है हमारा गोडाउन पे, और ये काम होता है हमारा ऑफिस में। उसको गोडाउन वर्ड मत दो, इसको वेयर हाउस वर्ड दे दो। हाँ, वेयर हाउस में फिनिश गुड्स पड़ा हुआ, फैक्ट्री का वेयर हाउस है, और ऑफिस, शॉप और गोडाउन यहाँ होता है अलग से, है ना। अब समझो 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 प्लीज, इनके लिए बना हमारा कौन सा अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग। इनके लिए बना हमारा कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग। और इसके लिए क्या बन रहा है हमारा, P&L बन रहा है। हाँ बोलो। ठीक है, अब मैंने पीछे लिया, कुछ नहीं करना मुझे, ये GP यहां से यहां जाएगा, और अब मेरा P&L नीचे बन जाएगा। सेल्स रिटर्न है क्या, है तो फिर सेल्स रिटर्न यहां से माइनस होगी सेल्स में से, तो यहाँ 1,000 है, तो 9,8 की जगह 9,7 हो जाएगा बाहर, फिर उसका सेल्स रिटर्न तो माइनस होगा। GP नीचे बनने के बाद P&L बनना शुरू हो जाएगा हमारा। मैं P&L बना ही देता हूँ 1 मिनट में।
2500, 200, 800, 1300, 8000, 2400, 5000 और 10,000। इससे नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में शिफ्ट हो जाएगा नीचे। कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे और ड्राइंग्स थी ना, वो लेस हो जाएगी। हाँ जी, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, 9,000 15,000 मिल रहे हैं क्या? सुनो ना, आंसर में नहीं क्वेश्चन में। डेटर 40,000, क्रेडिटर 35,000, तो जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे ही ऐसे रहता है हमेशा। बिल्डिंग 60,000, फैक्ट्री बिल्डिंग है क्या? है ना, किसी की हो फैक्ट्री बिल्डिंग हो चाहे ऑफिस बिल्डिंग हो, है ना। फर्नीचर 15,000। अभी बोल रहे डेप्रिशिएशन भी तो हटता, बिल्कुल हटता है या नहीं हटेगा? जब एडजस्टमेंट्स में होता है ना तब हटाते हैं, ये हटा हुआ है ऑलरेडी। प्लांट मशीनरी 80,000, इन्वेस्टमेंट 30,000। उस साइड चलते हैं, कैपिटल 190, ड्राइंग्स 10,000, प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा है, इसने आंसर देख के बता रहा है, इसने बता दिया। लोन 1,50,000 का है और बीपी 25 25 20 25 25 0 है क्या? मिल रहे हैं क्या? ठीक है। ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 200 800 लगा चुके हम। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन एक बार स्कैन कर लेंगे, कुछ रह तो नहीं रहा, लगाया जाएगा वापस। मेरी राय पता है आपके लिए क्या बनती है? अब सुनो मेरी बात को सभी लोग, अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, है ना, हाँ, आप आपको ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक पेज में बनाने का है, P&L अगले पेज पे बनाने का है और बैलेंस शीट अगले पेज पे बनाने की है। एक एक आइटम को देखते जाओ और P&L का है तो हाथों हाथ P&L में डाल दो, ट्रेडिंग का तो हाथों हाथ ट्रेडिंग में डाल दो, मैन्युफैक्चरिंग का तो हाथों हाथ मैन्युफैक्चरिंग में डाल दो। डायरेक्ट शुरू हो जाएगा। चलिए, ठीक है ना, एक नया पेज लेंगे, एडजस्टमेंट्स। भैया अपोजिट वाला क्वेश्चन करना हो तो कर लेगा बालक, मैं क्या कह सकता हूँ। एक बार दिखाना गिरा के। एडजस्टमेंट नंबर 1, एक नया पेज, हेडिंग डालेंगे एडजस्टमेंट समायोजन, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बकाया व्यय, पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस। हिंदी मीडियम हिंदी बाद में लिखेंगे, अभी केवल इंग्लिश लिखे, है ना, लिखिए अगर लिखेंगे, ठीक है। एक्रूड इनकम, इसे सारी दुनिया आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलती है। एडवांस इनकम, इसे अनर्ड भी बोलते हैं। तो कपड़ा पड़ जाएगा।
बकवास पे बकवास, कंटिन्यू चालू, राइटिंग से कर, पेज फट जाता है थोड़ी देर में। डेप्रीसिएशन आईओसी आईओडी आईओएल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स लोन, कैपिटल ड्राइंग्स लोन। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, बाद में लिखिए, थोड़ा लेट आता है। गुड्स goes out other than सेल, बिना बिके व्यापार से माल बाहर जाना, सेल और अप्रूवल, पसंद आएगा तो रखेंगे वरना लौटा देंगे। मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग, मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग, इतने ही काफी है ना, और फिर आएंगे तो इसमें ऐड ऑन कर लेंगे लिस्ट में पर ना, अब इतने रखते हैं। हेडिंग डालें क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया, दो जगह आता है ये, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के असेट्स में, सारे एडजस्टमेंट दो जगह आता है ना। एक नोट डाला, इफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों गिवन हो, तो हम दोनों में से क्या लेंगे, दोनों में से जो लोअर होंगे वो लेंगे। क्वेश्चन में अगर कॉस्ट भी दी हुई है 10,000, मार्केट प्राइस 12,000, तो 10,000 ले लेंगे। कॉस्ट दियो 10,000, मार्केट प्राइस दियो 8,000, तो 8,000 ले लेंगे। दोनों में से जो लोअर हो उसको लिखना पड़ेगा।
एक और नोट, ये जितने भी एडजस्टमेंट्स है ना, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलता है। लेकिन अगर गलती से ट्रायल बैलेंस के बाहर ना मिल के अंदर मिल जाए, यानी क्लोजिंग स्टॉक अंदर मिले, तो उसकी एक ही जगह एंट्री होगी और वो होगी बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग के क्राइटेरिया में फिर इसको नहीं लिखेंगे, ओनली एट बैलेंस शीट। इफ गिवन इनसाइड ट्रायल बैलेंस record only in balance sheet। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बकाया व्यय, बकाया व्यय, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, ऐसे खर्चे जो ड्यू तो हो गए लेकिन अब इनका भुगतान होना बाकी है। एक्सपेंसेस में ऐड हो जाते हैं, ये ट्रेडिंग में हो तो ट्रेडिंग में, पीएनएल में हो तो पीएनएल में, इसलिए मैंने लिख रहा है ट्रेडिंग में या पीएनएल में। अगर वेजेस है तो ट्रेडिंग में जाएगी और सैलरी है तो पीएनएल में जाएगी। तो ट्रेडिंग में हो सकता है और पीएनएल में हो सकता है, पर एक्सपेंसेस में क्या होंगे, ये ऐड होंगे। और बैलेंस शीट के कौन से इसमें जाएंगे, लाइबिलिटीज, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, चुकाना बाकी है। एंट्री, जर्नल एंट्री कभी कभी पूछ ले तो लाइबिलिटी है, क्रेडिट में जाती है, आउट एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जर्नल एंट्री कोई पूछ ले तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है ना, क्रेडिट में जाता है, बस खत्म। प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त व्यय, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंस से लेस होता है ये और बैलेंस शीट के असेट्स में जाएगा। प्रीपेड असेट है तो डेबिट होगा, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। accrued income earned but not received, इनकम में ऐड हो जाती है ये और बैलेंस शीट के असेट्स में जाएगी। याद करने का तरीका, एक्रूड एड असेट ट्रिपल ए, एक्रूड एंड असेट ट्रिपल ए, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। पांचवा, अनअर्न्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस,
इनकम से लेस करेंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में है। इनकम अकाउंट डेबिट टू अर्नड इनकम। पांच एडजस्टमेंट्स आपको लिखवा दिए, ये पांचों सबसे मेन एडजस्टमेंट्स है। अर्नड इनकम, इनकम जो कि रिसीव्ड हो गई है एडवांस में। शुरू के पांच एडजस्टमेंट्स बोर्ड पे आ गए हैं, ये पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन पांचों को याद करिए, कल प्रोसीड करेंगे इनके क्वेश्चंस के ऊपर आगे। इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही।